हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं और जिसमें हम जेमिनी एस्ट्रोलॉजी बिगिनिंग से एंड तक पूरी सिखाएंगे। यहाँ पर हम जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स बताऊंगा मैं आपको। आप जितनी भी क्लासेस होती हैं उन्हें रेगुलर अटेंड करते जाइए। तो इन द एंड ऑफ दिस आप अराउंड मानिए 10 आवर के करीब का एक कोर्स है। तो 10 आवर यदि आप देंगे तो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में आप प्रेडिक्शन करना सीख जाएंगे। वीडियोस आप पूरा देखिए, रोजाना 15 से 20 मिनट का टाइम आप केवल दीजिए, तो उतने ही टाइम में आप जेमिनी एस्ट्रोलॉजी को 2 मंथ्स के आसपास यदि आप 15-20 मिनट्स डेली देते हैं तो आप प्रेडिक्शन तक पहुंच जाएंगे। वो लोग भी, क्योंकि मेरे इस चैनल पे ज्यादातर लोग वो हैं जिन्होंने खुद ही आचार्य किया हुआ है और उन्होंने सभी दशाओं के बारे में पढ़ा हुआ है, मगर जो मेरा एक्सपीरियंस है कि मैक्सिमम लोग प्रेडिक्शन नहीं दे पाते जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के बेस पर। आप मेरी पूरी सीरीज देखिए, यदि आपको चीजें आती हैं फिर भी देखिए, आपका रिवीजन हो जाएगा और एंड में जब मैं आपको उस स्टेज पर पहुंचूंगा और प्रेडिक्शन बताऊंगा तो आपको बिल्कुल नई नई चीजें सुनने को मिलेंगी और देखने को मिलेंगी। तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में हम जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के सूत्रों का किस तरीके से यूज करते हैं प्रेडिक्शन देने में। पाराशरी एक बहुत वास्ट है और जेमिनी उसके कंपैरिजन में बहुत लिमिटेड ग्रंथ है और उसके बेस पर प्रेडिक्ट करना बहुत ज्यादा आसान है और बहुत सटीक है। जेमिनी पाराशरी से बेटर एक दूसरे वे में और है कि यहां पर हम डिविजनल चार्ट्स की चिंता नहीं करते। जब हम डिविजनल चार्ट की चिंता ज्यादा नहीं करते हैं, केवल नवांश चार्ट के आगे हम बढ़ते नहीं है जेमिनी में। जब हम डिविजनल चार्ट की चिंता नहीं करते तो बर्थ टाइम 100% एक्यूरेट होना जरूरी नहीं है। यदि बर्थ टाइम में थोड़ी बहुत एरर भी है तभी भी जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के सूत्र बिल्कुल सटीक बैठेंगे। मगर पाराशरी में यदि 3-4 या 5 मिनट का भी डिफरेंस है तो पाराशरी के सूत्रों में डिविजनल चार्ट में जाकर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। आप शुरू से आखिर तक सभी वीडियोस देखिए। आपके जो फ्रेंड्स जो आपसे बात करते हैं, क्योंकि इस चैनल पे जो भी होंगे वो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड लोग होंगे, उन्हें भी यदि जेमिनी एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो उन्हें आप सजेस्ट कर सकते हैं मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मैं यहां से आपको आयोटा से लेके एंड तक सब कुछ बताऊंगा जेमिनी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। एक और रिक्वेस्ट है कि जेमिनी एस्ट्रोलॉजी पाराशरी से क्वाइट डिफरेंट है, मगर कुछ चीजें बहुत सिमिलर होती हैं। आपको ग्रहों की जानकारी होनी चाहिए, राशियों की जानकारी होनी चाहिए, कितने तरीके की राशियां होती हैं, तो उसका भी मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रहा हूं करने का। आप मेरे चैनल पे जाइएगा, बेसिक एस्ट्रोलॉजी प्लेलिस्ट आप खोल लीजिए और उसमें कुंडली कैसे देखें 1 से लेकर 9-10 तक वीडियोस हैं। 15 मिनट 20 मिनट से ज्यादा मेरे वीडियो होते नहीं है। उन्हें आप सरसरी नजर से 1 या 2 बार देख लें। जिन्हें जानकारी है उन्हें देखने की जरूरत नहीं है। जिन्हें बिल्कुल भी नहीं आती एस्ट्रोलॉजी की ABCD भी नहीं पता है, राशि भी नहीं पता है, प्लैनेट्स भी नहीं पता है, वो भी उन वीडियोस को देखकर आपका 2 घंटे का टाइम मैक्सिमम लगेगा सभी वीडियोस को देखने में। इसके बाद आप थोड़ा उन्हें प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो इनिशियली मैं ये जो भूमिका बनाई, उसके बाद अब मैं शुरू करूंगा जेमिनी एस्ट्रोलॉजी को हमें किस तरीके से करना है। इसमें मेन कौन कौन सी बातें हैं जो हम सीखेंगे। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में हम सबसे पहले सीखेंगे कि आपके कौन कौन से कारक होते हैं ग्रह। दूसरे नंबर पर सीखेंगे हम राशियों की यहां पर दृष्टि होती है। पाराशरी में ग्रहों की दृष्टि होती है, जेमिनी में राशि दूसरी राशि को देखती है। तो राशियां एक दूसरे को किस तरीके से देखती हैं। फिर हम इसमें देखेंगे कि वो राशि जब देखती हैं तो किस तरीके से योग बनते हैं उनके बीच में, ग्रहों के बीच में किस तरीके के योग बनते हैं, कारकों के बीच में किस तरीके के योग बनते हैं, योग के बारे में हम बात करेंगे। फिर हम जेमिनी एस्ट्रोलॉजी की जो मेन दशा है उनकी बात करेंगे। यहां पर भी 44-45 टाइप की दशा है, मगर हम बेसिकली 3 तरह की दशाओं के बारे में बात करेंगे। उनके वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है मेरे इसी चैनल के ऊपर, पर मैं आपको बताऊंगा वो कब देखने हैं, अभी आपको नहीं देखने। दशाओं के बाद फिर हम आएंगे जेमिनी सूत्रम पर और हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रेडिक्ट। और ये बहुत लंबा टाइम नहीं लगेगा। जो बिल्कुल भी नहीं जानते उन सबको मेरी एडवाइस है, आप मेरा चैनल देखिए
और ये आपको बिल्कुल फ्री में मेरी तरफ से सेवा है। आपसे केवल रिक्वेस्ट इतना है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा जितना भी प्रोपेगेट कर सकते हैं, जो लोग सीखना चाहें उन्हें आप बता दें बस। अब मैं शुरू करता हूं। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में हम इस तरीके से प्रेडिक्शन देंगे और इसके क्या बेसिक फंडामेंटल है। पाराशरी में जो भी कारक है, कुंडली में 12 भाव होते हैं और सभी 12 भावों के कारक फिक्स कर दिए हैं पाराशरी में। एक कुंडली जब होती है, आपने कुंडली का स्ट्रक्चर सभी ने देखा होगा, इस तरीके से बनी होती है कुंडली। और कुंडली के अंदर ये जितने भी खाने बने हुए हैं हम भाव बोलते हैं या हाउसेस बोलते हैं। तो ऐसे टोटल 12 भाव होते हैं और सभी भावों के कारक फिक्स हैं पाराशरी में। लाइक ये लग्न होता है, इसका कारक फिक्स है, सन है। ऐसे ही ये सेकंड हाउस है, इसका कारक फिक्स है, जुपिटर है। मैं उधर जा नहीं रहा, आप मेरे 9 वीडियो बेसिक एस्ट्रोलॉजी के जरूर देखिएगा। इसके बाद आप इस कोर्स को शुरू करेंगे क्योंकि आपको बेसिक कंसेप्ट वहां से पता चल जाएंगे। आपको किसी भी तरीके के डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं आपको 100% रिप्लाई करूंगा। जेमिनी में कारक मगर 4 कारक होते हैं। 4 मीन्स वो मूव करते हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग कारक होंगे सेम ही काम के। टोटल 9 ग्रह हैं आपके कुंडली के अंदर। उसमें हम सूर्य से शुरू करते हैं, सूर्य, चंद्रमा, फिर इसके बाद मार्स या मंगल होता है, फिर मरकरी या बुध होता है, फिर जुपिटर या गुरु होता है, फिर वीनस या शुक्र होता है, सैटर्न या शनि होता है। इसके बाद हम देखते हैं राहु और केतु होते हैं। ऐसे 9 प्लेनेट हैं। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में टोटल 7 कारक हैं, 7 कारक है यहां पर। कारकों में राहु और केतु को काउंट नहीं किया जाता इन जनरल, ना ही पाराशरी में ना ही जेमिनी में। राहु और केतु को हम एज ए प्लेनेट मानते जरूर है, मगर उन्हें ना ही तो किसी हाउस की लॉर्डशिप दी जाती है, ना ही उन्हें किसी तरीके का कारक माना जाता है। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं वो केन राव सर की एस्ट्रोलॉजी के बेस पर पढ़ा रहा हूं। कई लोग 8 कारक भी मानते हैं, मगर हम इसे 7 कारक ही मानकर चलेंगे। अब 7 कारक कौन कौन से होते हैं और उन्हें किस तरीके से हम डिसाइड करेंगे। कारक में जो 7 कारक होते हैं आपको यहां पे दिखेगा। देखिए मैं कारक का नाम लिख रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहला कारक होता है आत्म कारक, AK। इसकी फुल फॉर्म है आत्म कारक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम AK ही यूज करेंगे। दूसरा कारक होता है अमात्य कारक, AMK। तीसरा कारक होता है भातृ कारक, BK। चौथा कारक होता है आपका मातृ कारक, मातृ मीन्स मां, भातृ मीन्स भाई, ये भातृ कारक है, मातृ कारक है। पांचवा कारक होता है PK, जिसे हम बोलते हैं पुत्र कारक। PK में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, PK। छठा कारक होता है GK, जिसको हम बोलते हैं ज्ञाति कारक। और 7वां कारक होता है DK, जिसको हम बोलते हैं दारा कारक। तो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में 7 चर कारक होते हैं। चर इसलिए कि ये कारक अलग अलग पर्सन की कुंडली में अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहला कारक जो होता है वो आत्म कारक है, दूसरा अमात्य कारक है, तीसरा भातृ कारक है, चौथा मातृ कारक है, पांचवा पुत्र कारक है, छठा ज्ञाति कारक है और 7वां दारा कारक है। तो ये इस तरीके से 7 कारक है। अब हम डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन कौन सा कारक है। आप किसी भी नेटिव की कुंडली खोल लीजिए। आप कोई ऐप यूज करेंगे मोबाइल का, जनरली आजकल कुंडली कोई बनाता तो है नहीं, तो ऐप यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर आप कुंडली खोल लीजिए। सभी ग्रहों की डिग्रीज गिवन होती है। एक होता है साइन, किस राशि के अंदर है वो कुंडली के अंदर, और इसके बाद होते हैं केवल डिग्रीज। आपको डिग्रीज ही लेनी है, बस साइन छोड़ देना है कि कौन से साइन में, इससे नहीं मतलब है, केवल प्योर डिग्री ले लीजिए। तो हर एक प्लेनेट की डिग्री होती है, तो जिसकी हाईएस्ट डिग्री है सबसे ज्यादा उसको आत्मकारक बोलेंगे। दूसरे नंबर पर जिसकी डिग्री है उसको अमात्य कारक बोलेंगे। तीसरे नंबर पर जिसकी डिग्री है भातृ कारक बोलेंगे। चौथे नंबर पर जिसकी है वो मातृ कारक होगा। पांचवें नंबर पर पुत्र कारक, छठे नंबर पर ज्ञाति कारक, और जिसकी सबसे कम डिग्री है वो आपका दारा कारक होगा। इनका मीनिंग है, मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। आत्म कारक, आत्म का मतलब होता है सोल, सोल हमारी आत्मा, आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। अमात्य कारक, अमात्य का मतलब होता है मिनिस्टर, मंत्री, तो ये मंत्री को रिप्रेजेंट करता है। भ्रातृ कारक, भ्रातृ का मतलब होता है भ्राता, तो ये भ्राता को रिप्रेजेंट करता है। मातृ कारक
का मतलब होता है माता, तो माता को रिप्रेजेंट करता है। पुत्र कारक का मतलब पुत्र होता ही है। ज्ञाति कारक, ज्ञाति का मतलब होता है दुविधा, परेशानी, परेशानियों को रिप्रेजेंट करता है। और दारा कारक, दारा का मतलब होता है वाइफ। इन जनरल वैसे सभी कारक एक से ज्यादा हाउसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने अभी जो बताया आपको, ये बताया कि हम कारक कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से डिसाइड करते हैं। तो आप स्टेप वाइज चलेंगे। आप अपनी नोटबुक में इसमें नोट कर लेंगे कि ये 7 कारक हैं। किसी भी कुंडली में आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको कोई डिफिकल्टी आएगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो 7 टाइप के कारक आपको निकालना आना चाहिए। कुंडली के अंदर जो भी प्लैनेट्स की डिग्रीज है उसमें हाईएस्ट डिग्री का आप ले सकते हो, वो आत्मकारक होगा, सेकंड हाईएस्ट अमात्य कारक होगा, एंड सो ऑन। आप 7 प्लैनेट्स आपने डिसाइड कर लिए। अब ये इन जनरल किन किन हाउसेज को रिप्रेजेंट करते हैं। एक कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं, तो इन जनरल वैसे हर एक कारक एक से ज्यादा हाउसेज को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बारे में मैं डिटेल बताने वाला हूं आपको। इजीली मैं नहीं जाऊंगा कि मैंने आत्मकारक बताया और खत्म हो गया। मैं हर एक कारक के बारे में डिस्कस करूंगा। और आप पीसफुली, शांति से इनको, मेरे वीडियोस को देखते रहिए। आपको एस्ट्रोलॉजी इतने आसानी से समझ में आएगी और आप प्रेडिक्शन कर पाएंगे। एक बहुत सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर मैं आपको बना दूंगा। आत्मिकारक फर्स्ट हाउस को रिप्रेजेंट करता है, लग्न को। अमात्य कारक इन जनरल सेकंड हाउस को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड हाउस वेल्थ। भातृकारक जो आपकी पाराशरी में भी तीसरा भाव भाई बहनों का होता है, तो भातृकारक भी थर्ड हाउस को रिप्रेजेंट करता है। मातृकारक का मतलब मां, तो पाराशरी में जो कुंडली का चौथा भाव है वो मां को रिप्रेजेंट करता है। यहां पे ये फोर्थ हाउस को रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए पुत्र कारक, पुत्र को फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है पाराशरी में, इसलिए जेमिनी में भी पुत्र कारक जनरली फिफ्थ हाउस को रिप्रेजेंट करेगा। परेशानियों को, डिफिकल्टीज को, रिप, ऋणु, ऋण, रिपु, ऋण और रोग को रिप्रेजेंट करता है सिक्स्थ हाउस। तो ज्ञाति कारक यहाँ पे इसको ही रिप्रेजेंट करेगा, परेशानियों को, सिक्स्थ हाउस। और दारा कारक हमारा रिप्रेजेंट करता है वाइफ, सेवेंथ हाउस को। ये एक दूसरे तरीके का रिप्रेजेंटेशन है। हालांकि मैं पहले ही बता रहा हूं ये सभी कारक एक से ज्यादा हाउसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, पर इन जनरल आपको ये माइंड के अंदर रखना है कि मैं जैसे ही पुत्र कारक बोलूंगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि फिफ्थ हाउस से रिलेटेड कोई बात होगी। दारा कारक बोलेंगे तो सेवेंथ हाउस से रिलेटेड बात होगी। सेवेंथ हाउस वाइफ का होता है, हस्बैंड का होता है। पहला हाउस पर्सन का खुद का होता है, दूसरा हाउस कुटुंब का होता है, तीसरा भाव बहन भाई का होता है, और भी चीजों का होता है, मगर मोटा मोटा रिश्तों में मैं बात कर रहा हूं। चौथा भाव मां का होता है, पांचवा भाव पुत्र का होता है, छठा भाव बीमारियों का होता है, और सातवां भाव पत्नी का होता है या पति का होता है। इस तरीके से 7 कारक हैं। तो पहली चीज मैंने आपको बताया किस तरीके से हम कारकों का पता करेंगे और कौन से 7 कारक हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं ये कारक हटा देता हूं, अब एक एक कारक की मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा आत्मिक कारक। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, आत्मिक कारक है कुंडली के अंदर हाईएस्ट डिग्री का जो भी प्लेनेट है उसको आत्मिक कारक बोलते हैं। मैं बाइलिंगुअल हूं, इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में लिखने में थोड़ा डिफिकल्टी है, पर भी आपको हिंदी वालों को भी पूरी बात समझ में आएगी, इंग्लिश वालों को भी, जो इंडियन लोग हैं उनको समझ में आ जाएगा। आत्मिक कारक हाईएस्ट डिग्री का कारक जो होता है, प्लेनेट है, वो आत्मिक कारक है। अभी मैंने समझाया था। आत्मिक कारक किसको रिप्रेजेंट करता है? लग्न या फर्स्ट हाउस को। कुंडली के फर्स्ट हाउस को लग्न बोलते हैं, उसे ये रिप्रेजेंट करता है। आत्मा का मतलब क्या होता है? सोल। आत्मा का मतलब हम समझते हैं, और यह सोल भी बोल सकते हो इसको। अब फर्स्ट हाउस पाराशरी में जिन चीजों को रिप्रेजेंट करता है उन्हें यहां पर आत्मिक कारक रिप्रेजेंट करेगा। जो लग्नेश पाराशरी में होता है, लग्न लॉर्ड, उसकी तरह ये बिहेव करेगा यहां पर आत्मकारक। अलग अलग लोगों की कुंडली में ये अलग अलग होगा, इसलिए आत्मकारक को आप फिक्स मत कर लेना कि ये आत्मकारक है। जिसकी हाईएस्ट डिग्री है आपकी कुंडली में वो आत्मकारक है, तो आत्मा को रिप्रेजेंट करेगा, सोल को रिप्रेजेंट करेगा। तो सोल क्या क्या रिप्रेजेंट करती है, फर्स्ट हाउस क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, आपको रिप्रेजेंट करेगा। एक्चुअली आपके शरीर को रिप्रेजेंट करेगा आत्मकारक। तो शरीर को रिप्रेजेंट करेगा तो वो देखिए क्या रिप्रेजेंट करेगा, फिजिक। फिजिक मतलब आपका डील डॉल कैसा है, शरीर कैसा है आपका देखने में, ओवरऑल अपीयरेंस। एक फिजिक होती है, एक अपीयरेंस होती है, आप चार्मिंग दिखते हैं, कैसे दिखते हैं, आप दिखने में कैसे हैं, उसे आत्मकारक रिप्रेजेंट करेगा। फिर रिप्रेजेंट करेगा इंटेलेक्ट, कितने इंटेलिजेंट हैं, आपका बात करने का व्यवहार, आप अपने आप को कैसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, लेके जाते हैं,
लोगों को आपका कैसा ऑरा लगता है, देखकर आप कैसे लगते हैं। आप कहीं एंटर होते हैं तो लोगों के मन में खुशी होती है, दुख होता है, या अच्छा लगता है, उन्हें बुरा लगता है, इसको भी रिप्रेजेंट करता है। कॉम्प्लेक्शन, गोरे हो, काले हो, सांवले हो, इसे भी आत्मकारक ही रिप्रेजेंट करेगा। विगर, एनर्जी कितनी है आपके अंदर, ऊर्जा है, बिल्कुल डल से आए हो या हमेशा एनर्जी में रहते हो, ये भी ये बताएगा। वीकनेसेस, आपकी जो कमजोरियां हैं उन्हें भी आत्मकारक रिप्रेजेंट करेगा। हैप्पीनेस, आपकी खुशियों को आत्मकारक रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि आपको रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअली, आपसे रिलेटेड ये सारे जो भी आपके एक्सप्रेशंस हैं उन सभी को आत्मकारक रिप्रेजेंट करेगा। ग्रीफ, शोक, जो शोक को रिप्रेजेंट करेगा। नेचर, आपका नेचर कैसा है, चिड़चिड़े हो, बहुत जॉली हो या गुस्से वाले हो, इन सभी चीजों को आत्मकारक रिप्रेजेंट करेगा। तो आत्मकारक फर्स्ट हाउस को रिप्रेजेंट करता है, ये उसके सिग्निफिकेशंस हैं, आप इन्हें याद रखिएगा। और शरीर में जिन्हें फर्स्ट हाउस पता है उन्हें ये इजीली याद हो जाएगा। लग्न लॉर्ड जिन चीजों को रिप्रेजेंट करता है उन्हीं चीजों को आत्मकारक यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है, यही लग्न लॉर्ड के सिग्निफिकेशंस हैं। कुंडली के अंदर आत्मकारक के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कारक होता है वो अमात्य कारक होता है, या जेमिनी में यदि मैं कहूं आपको कि सबसे इंपॉर्टेंट कारक जो है वो अमात्य कारक है, सेकंड वाला कारक। अब मैं अमात्य कारक के सिग्निफिकेशन करूंगा, उन्हें आप प्रॉपरली नोट कर लें। जो जानते हैं वो ठीक है, और इन्हें आप नोट कर लें, मैंने शॉर्ट फॉर्म में कलेक्ट किए हुए हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप ये केवल नोट करते रहें साथ में। यदि स्पीड ज्यादा लगती है आप तो वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं। अमात्य कारक है ये, अभी मैंने बताया था, वैसे सेकंड हाउस को रिप्रेजेंट करता है, मगर ये रिजल्ट देता है किस किसके, सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस और 10th हाउस। किसी भी कुंडली में लग्न के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चारों भाव यही हैं। आदमी की जिंदगी के अंदर जो भी कुछ है रोल, वो इन्हीं भावों का है। दूसरा भाव आपके परिवार को रिप्रेजेंट करता है, तो इंसान की जिंदगी में परिवार इंपॉर्टेंट है। पांचवा भाव आपके पुत्र और एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। नवा भाव पिता और आपके भाग्य को रिप्रेजेंट करता है, और 10वां भाव आपके प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो एक इंसान के जो भी सोचता है वो अपनी लाइफ के अंदर, और दूसरा भाव मैरिज को भी रिप्रेजेंट करता है। आप सोच के देखिए, आप इन भावों के बाहर बहुत कम सोचोगे। आप अपनी वेल्थ के बारे में सोचोगे, प्रोफेशन में आपसे सोचा जाए, आप अपने बारे में सोचिए, कोई 5 चीजें बताइए तो आपके दिमाग में आपका वेल्थ आएगा, आपकी फैमिली आएगी, आपके बच्चे आएंगे, आपकी एजुकेशन आएगी, यदि छोटी एज है तो प्रोफेशन आएगा, और पिता और भाग्य, ये सारी चीजें आएंगी। हम अक्सर बात करते हैं मेरे भाग्य में ये नहीं था, मेरे भाग्य में वो नहीं था, मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, मैं कम भाग्यशाली हूं, तो वो आपका 9th हाउस का इन्वॉल्वमेंट है। आपकी एजुकेशन कैसी होने वाली है, वो 5th हाउस का इन्वॉल्वमेंट है। आपका परिवार कैसा है, वेल्थ, कितना पैसा होगा आपके पास, माँ बाप क्या छोड़ेंगे आपको, वो सब सेकंड हाउस से पता चलता है। तो अमात्य कारक इन सभी का सिग्निफिकेटर है, इसलिए जेमिनी के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कारक है वो अमात्य कारक है। बाकी सब लिमिटेड कारक होंगे, क्योंकि कुंडली के सबसे इंपॉर्टेंट हाउसेस का सिग्निफिकेटर कारक ये अमात्य कारक होता है। क्या क्या देता है देखिए अमात्य कारक। अमात्य का मतलब मैंने बताया था मिनिस्टर, जैसे आत्मकारक, आत्मा का मतलब होता है आत्मा, सोल, मिनिस्टर, ये क्या क्या देगा आपको। नंबर 1 आपका फाइनेंशियल स्टेटस पता चलेगा अमात्य कारक से। कैसे पता चलेगा हम बाद में बात करेंगे, आप कहीं अभी सोचने लग जाए, बताया तो नहीं कि कैसे पता चलेगा। पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कौन सी चीज किसकी कारक है। जब हम प्रेडिक्शन देंगे तब मैं बताऊंगा आपको कि कैसे पता चलेगा। तो अमात्य कारक को क्या बताएगा आपको, फाइनेंशियल स्टेटस, एजुकेशन और प्रोफेशन एंड गेन्स। अब आज के कलयुग में या मॉडर्न टाइम के अंदर इनके अलावा बाकी चीजों से हमें बहुत ज्यादा लेना देना होता नहीं है। हर आदमी केवल इन्हीं बातों से चिंतित है बस, और इन्हीं बातों के लिए खुश है, इन्हीं बातों के लिए दुखी है। फाइनेंशियल स्टेटस, एजुकेशन, प्रोफेशन एंड गेन। अपनी एजुकेशन या बच्चों की एजुकेशन। अब इनमें जो हाउसेज हैं वो सेकंड हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस और 10th हाउस। अब मैं एक चीज और क्लैरिफाई कर देता हूं, सेकंड हाउस का ये सोल कारक है, मतलब अकेला अमात्य कारक सेकंड हाउस का कारक होता है। मगर जब हम 5th हाउस की बात करेंगे, 9th हाउस की बात करेंगे, 10th हाउस की बात करेंगे, इनके मल्टीपल कारक है यहां पर। मतलब केवल अमात्य कारक ही 5th हाउस के रिजल्ट नहीं देगा,
केवल अमात्य कारक ही 9th हाउस के रिजल्ट नहीं देगा, और भी कारक हैं, मगर अमात्य कारक भी इनके रिजल्ट देता है। तो अमात्य कारक सोलली केवल सेकंड हाउस के रिजल्ट आपको पता करने हैं, तो वो केवल अमात्य कारक को देखोगे। मगर फिफ्थ हाउस के केस में हम और भी कारकों को देखेंगे, लाइक पुत्र कारक को देखेंगे, वो हम बाद में बात करेंगे। मगर फिफ्थ हाउस के रिजल्ट पर अमात्य कारक का भी असर होता है। अब सेकंड हाउस के कौन कौन से रिजल्ट होते हैं पाराशरी में, आपको ये सबको पता है, जो पाराशरी जानते हैं, नहीं भी जानते वो यही नोट कर लीजिए, यही रिजल्ट पाराशरी में भी है। सेकंड हाउस सिग्निफाई करता है कुटुंब को, आपके परिवार को, बड़े खानदान को। कुटुंब का मतलब होता है एक्सटेंडेड खानदान, आप 4 लोगों का नहीं, हस्बैंड वाइफ और बच्चों का नहीं, मतलब आपके चाचा चाची मामा मामी एवरीथिंग, जो आपकी एक कुटुंब आपका इकट्ठा होता है जब परिवार में मैरिज होती है, तो उन सभी लोगों को रिप्रेजेंट करता है सेकंड हाउस। तो ये मैरिज को भी रिप्रेजेंट करता है। ध्यान रखना, मैरिज में बहुत लोग 7th हाउस पर टिक जाते हैं, मगर 7th हाउस जितना ही इक्वली इंपॉर्टेंट सेकंड हाउस भी होता है। फिर आता है आपका वेल्थ, आपके पास क्या धन धान्य है, कितना पैसा है, उसको हम वेल्थ बोलते हैं। मकान दुकान सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। फूड, क्या खाते हो आप, ईटिंग हैबिट, जो आपकी फूड हैबिट्स है, फूड हैबिट्स सब लोगों की अलग अलग होती हैं। बहुत लोग बहुत रिच खाते हैं, बहुत बहुत सात्विक खाते हैं, फ्रूट्स ही खाते हैं, कई लोग वेज खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, सभी तरह की चीजें इसके अंदर आएंगी फूड हैबिट्स। फिर आती है स्पीच, बहुत मीठा बोलते हैं, कई लोग कोशिश कर लें तो भी मीठा नहीं बोल सकते, और कई लोग मीठा ही बोलते हैं, आप देखेंगे बहुत इतनी प्लेजेंट उनकी वो होती है, बोलने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, उनकी स्पीच इतनी शानदार होती है कि दूसरे लोगों के अंदर तक चली जाती है, बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो वो भी, उसमें भी सेकंड हाउस का इन्वॉल्वमेंट है। फिर फैमिली बिजनेस को भी रिप्रेजेंट करता है सेकंड हाउस, फैमिली बिजनेस को भी। आपका पारिवारिक जो वो है, पिताजी की दुकान पे आप जाके बैठ गए, दादाजी करते थे, इसके बाद उनके बेटे कर रहे हैं, अब आप कर रहे हो, आपके बेटे भी उसी पे बैठ गए, उस फैमिली बिजनेस को भी सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है। प्राइमरी एजुकेशन, घर पे जो एजुकेशन होती है 5वीं क्लास तक, संस्कार जिसे बोलते हैं, वो आपका सेकंड हाउस या अमात्य कारक से पता चलेंगे। आपको घर के अंदर कैसे संस्कार मिलेंगे, वो अमात्य कारक से हम देखेंगे। तो ये सोलली, ये सारी चीजें केवल सेकंड हाउस और अमात्य कारक से देखी जाती हैं। अब अमात्य कारक फिफ्थ हाउस का भी यहाँ का सिग्निफिकेटर या कारक है। तो फिफ्थ हाउस से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें देखेंगे इसमें। फिफ्थ हाउस होता है आपका लर्निंग का, एक्चुअल एजुकेशन। जब आप 12th के बाद किसी भी कॉलेज स्कूल में जाते हैं, 11th के बाद, तब जो एजुकेशन होती है आपकी कॉलेज एजुकेशन, वो फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो उसको भी अमात्य कारक बताएगा। लर्निंग, प्रोजेनी मीन संतान, आपके बच्चे कैसे होंगे, उससे रिलेटेड रिजल्ट भी आपका अमात्य कारक पर डिपेंड करेंगे। नॉलेज, आपकी जानकारी कितनी है, आप कोई पढ़ा रहे हो, जैसे आप देखते हो कि बहुत सारे आपके कॉलेज में प्रोफेसर होते हैं, बहुत अच्छी नॉलेज होती है, ऑफिस में लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी नॉलेज होती है, कई लोगों को नहीं भी होती। तो नॉलेज को रिप्रेजेंट करेगा आपका रॉयल्टी एंड अथॉरिटी, कितनी अथॉरिटी है उस पर्सन के अंदर। रॉयल लोगों में रॉयल्टी होती है और नॉर्मल लोगों के अंदर अथॉरिटी होती है, जब वो अच्छी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। इसके बाद होता है आपका राइज एंड फॉल ऑफ पोजीशन, ये भी अमात्य कारक से ही पता चलेगा, फिफ्थ हाउस का सिग्निफिकेशन है। आप राइज करेंगे पोजीशन से या फॉल करेंगे। अभी आपने देखा होगा इलेक्शन हुए, कुछ लोग चीफ मिनिस्टर थे और वो हटा दिए गए, तो फॉल फ्रॉम पोजीशन हो गए, और ऐसे लोग आ गए जो कि थे ही नहीं कहीं, और वो अब चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर जाके बैठ गए। अमात्य कारक का ही कमाल है दोनों के केस में, किसी को राइज कर दिया, किसी को फॉल कर दिया। क्यों किया, कैसे किया, वो हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। तो ये फिफ्थ हाउस से रिलेटेड अमात्य कारक के सिग्निफिकेशन से। अब मैं बात करूंगा 9th हाउस की। तो 9th हाउस इन जनरल पाराशरी में भी इन्हीं कामों से रिलेटेड होता है। हायर एजुकेशन, फर्दर हायर, पीजी कर लिया आपने, वो आपको फिफ्थ हाउस ने करा दिया, मगर रिसर्च करना जाना चाहते हो, बीटेक आपको फिफ्थ हाउस करा देगा, मगर एमटेक या एमएस करना जाना चाहते हो तो 9th हाउस का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। फर्दर हायर एजुकेशन, एजुकेशन में सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ और 9th हाउस का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो जैसे जैसे हाउस का नंबर बढ़ता जाएगा, एजुकेशन का लेवल बढ़ाते जाइए। ऑथरशिप, राइटर जो होते हैं, बुक्स लिखते हैं, ऑथर्स होते हैं। ऑथर्स बहुत ज्यादा पैसे वाले होते हैं, इतनी बुक्स बिकती है, उनकी रॉयल्टी मिलती रहती है। घर बैठे बैठे एक बार बुक लिख दी और लोग पढ़ रहे हैं, तो ऑथरशिप भी 9th हाउस बताएगा। और फॉर्च्यून, भाग्य का भाव होता है 9th भाव, तो ये भाग्येश भी हो गया एक तरीके से, अमात्य कारक आपका भाग्य से रिलेटेड बातें बताएगा। और नेक्स्ट इसका जो सिग्निफिकेशन है, दे आर रिलेटेड टू 10th हाउस। 10th हाउस क्या बताता है आपका, ये भी रॉयल्टी बताता है, रॉयल लोगों की रॉयल्टी बताएगा।
प्लेस, कहां पे आप रहते हो उस चीज को बताएगा आपका 10th हाउस। ऑनर, सोसाइटी के अंदर कितना सम्मान है आपका, वो भी 10th हाउस से ही पता चलता है। राइज इन प्रोफेशन, आप प्रोफेशन में कितना आगे बढ़ोगे। प्रोफेशन तो और आदमी करता है, ऐसा तो कोई भी है नहीं दुनिया में जो कुछ नहीं करता, चाहे जो भी काम करता हो। तो वो आप मगर 10th हाउस से आपको पता चला आप किस लेवल पर जाने वाले उस प्रोफेशन में। अथॉरिटी आपकी क्या होने वाली है। आईएएस बन जाते हैं कई लोगों को, ऑफिस में बिठा देती है गवर्नमेंट, कोई अथॉरिटी नहीं होती उनके पास। ऑफिशियल वर्क देख रहे हो, ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं, उनके पास अथॉरिटी आ गई, वो अच्छे आईएएस ऑफिसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग कर देते हैं। एक एसएचओ लग गए, उनके पास अथॉरिटी आ गई, हालांकि वो पोस्ट बहुत बड़ी नहीं होती, इंस्पेक्टर होते हैं, पर अथॉरिटी इतनी है, आप चाहे उससे बहुत हायर पोस्ट पे लगे हुए हैं, एसपी या एसएसपी है, मगर आपको कहीं ऑफिस में बिठा दिया तो अथॉरिटी कम हो जाएगी, वो भी 10th हाउस पे डिपेंड करेगा। पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्रा भी हम 10th हाउस से देखेंगे। तो दोस्तों मैं आज की ये क्लास रैपअप करूंगा। यहां पर हमने जो बात की वो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम किस तरीके से कौन कौन से कारक हैं, और आत्म कारक और अमात्य कारक के मैंने सिग्निफिकेशंस बताए। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। यदि कुछ भी समझ में ना आए तो आप हेजिटेट ना करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं ऑलवेज अवेलेबल हूंगा, आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। आपके कोई सुझाव और सजेशंस हैं मेरे लिए तो वो अवश्य दें, मैं उनको बिल्कुल फॉलो करूंगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैं पहुंच सकूं। आपसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस चीज को आप मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने में मेरी हेल्प करें। नमस्कार।